हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का और भी नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स जो है कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था उसमें एक हिस्टोरिकल या बेसिक जो डिफिनीशन थी उसको हमने बताया था कि किस तरह से एटॉमिक मॉडल्स जो है कि टाइम के साथ चेंज होता रहा और उसमें किस तरह से जो है कि परफेक्टनेस आती गई। फिर उसके साथ जो है कि हमने जो है कि उसमें एक छोटा सा जो है कि एक व्यू दिया था, ब्रीफली डिस्क्राइब किया था कि बोर्स मॉडल जो था एटम्स के लिए वो क्या था, उसमें क्या कैसे चीज़ें थी, क्या कंसेप्ट रखा गया। तो उसी सीक्वेंस में जो है कि हम लोग आज स्टडी करेंगे बोर्स थियरी फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है कि एक ऐसे एटम्स का एक स्पेक्ट्रम है, जैसे हाइड्रोजन एटम का ही एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें जो है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वे इलेक्ट्रॉन्स जो है कि किस तरीके से लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाते हैं, हायर से लोअर में आते हैं, तो उनका क्या जो है कि किस तरह का स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है कि बोर्स ने जो है कि सक्सेसफुली जो है कि क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन करके उसको जो है कि एक्सप्लेन किया था। और उसमें जो है कि कुछ उन्होंने पास्टुलेट्स बनाए थे, जो एजम्पशंस लिया था। तो जो एजम्पशंस हैं उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या एग्जाम्पशंस लिया गया था, वे क्या थी, उनका क्या इम्पॉर्टेंस है, ये हम लोग जो है कि इस लेक्चर में देखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो इसमें यदि एग्जाम में आता है तो हमें लिखना कैसे होगा, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में ए satisfactory explanation of the spectrum of hydrogen atom was given by Professor Niels Bohr in 1913 by applying quantum theory of Rutherford model of the atom. He made following assumptions. तो प्रोफेसर नील्स बोर ने जो है कि 1913 में हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंटल रिकॉर्ड हुआ था उसका जो है कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो है कि एक सक्सेसफुल या सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन जो है कि इन्होंने दिया था। और इसके लिए उन्होंने क्वांटम थियरी अप्लाई किया था रदरफोर्ड मॉडल पर, और उसके लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पशंस लिए थे। उन एग्जाम्पशंस में फर्स्ट एग्जाम्पशन था फर्स्ट एग्जाम्पशन या फर्स्ट पास्टुलेट्स ऑफ बोर्स थियरी। तो ये एग्जाम्पशन है कि द इलेक्ट्रॉन्स रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस स्टेशनरी और नॉन रेडिएटिंग सर्कुलर ऑर्बिट्स। पहला इनका एग्जाम्पशन था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, वो जो है कि न्यूक्लियस के राउंड जो है कि ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, and the necessary centripetal force to keep the electron in the closed circular orbit is provided by electrostatic attraction between the electrons and the nucleus। तो उन्होंने कहा कि जो यदि ये कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो है कि मूव कर रहा सर्कुलर मोशन पर, तो उसमें जो है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, और ये दोनों जो है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में इक्वल होते हैं, जिससे जो कि इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी या फिर नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। तो इफ m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्मॉल r इज रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट and velocity v is the velocity of electron, then the centripetal force will be given by mv square upon r, जिसको हम fc से डिनोट कर सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स ये हो जाएगा
इलेक्ट्रॉन का यदि वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और r रेडियस क्या सर्कुलर ऑर्बिट है तो m v²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। यदि न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पर वो क्या है Ze है, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर एंड E इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो Ze जो हो जाएगा ये चार्ज ऑन ऑफ द न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस का कितना चार्ज ये हो जाएगा Ze, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है स्मॉल e होता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय द कूलम्ब्स लॉ, जो कि होता है 1/4πε0 चार्ज, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट। यहाँ पर एक चार्ज क्या Ze है, दूसरा चार्ज क्या E है, तो हो जाएगा दोनों चार्ज का प्रोडक्ट हो जाएगा Ze² एंड डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है रेडियस इक्वल है डिस्टेंस स्मॉल r, तो ये पूरा हो जाएगा 1/4πε0 Ze²/r², इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इसको Fe से डिनोट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट्स कि इन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट्स में ये बताया था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम में, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है कि एक कांस्टेंट या स्टेशनरी ऑर्बिट में रोटेट करता रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा mv²/r = 1/4πε0 Ze²/r² हो जाएगा। तो सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर्स मॉडल या बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट्स, इसके अकॉर्डिंग ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिसिबल for the electrons in which the total angular momentum of the electron is equal to an integral multiple of h/2 pi equal to h bar, where h is Planck constant। तो सेकेंड पोस्टुलेट में बोर ने ये ज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कि ऐसे परमिसिबल ऑर्बिट में जो है कि रोटेट कर सकते हैं जिनका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर जो है कि h/2 पाई के h बार से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि v वेलोसिटी से क्या कर रहा है मूव कर रहा है और आर्यन रेडियस के ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो mv/r होगा या आर्यन होगा, और ये वैल्यू जो है कि n/2 पाई के इक्वल होना चाहिए, और h/2 पाई को हम h बार लिख सकते हैं तो n h बार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी परमिसिबल ऑर्बिट होगा इलेक्ट्रॉन्स की मूव करने के लिए उसके लिए mv/r = n h बार होना चाहिए। इसको हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, और ये जो n है इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, और यह जो नंबर है यह बताता है कि कौन सा नंबर का जो कि ऑर्बिट है, फर्स्ट है सेकेंड है या फिर थर्ड है। तो n = 1 करेस्पॉन्ड करता है फर्स्ट परमिसिबल ऑर्बिट, n = 2 करेस्पॉन्ड करता है सेकेंड परमिसिबल ऑर्बिट, और n = 3 जो है कि वो करेस्पॉन्ड करता है थर्ड परमिसिबल ऑर्बिट के लिए, एंड सो ऑन इस तरह से। तो ये जो प्रिंसिपल है जो इक्वेशन 2 के द्वारा दिया गया है इसको हम बोलते हैं दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड बोर्स क्वांटम कंडीशन। यह कंडीशन को हम बोलते हैं बोर्स क्वांटम कंडीशन। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं थर्ड बोर्स पोस्टुलेट्स क्या है। इसके अकॉर्डिंग नो एनर्जी इज रेडिएटेड बाय द एटम so long as the electron continue to move in its stationary orbit। तो थर्ड पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग बोर ने ये ज्यूम किया कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यदि वह स्टेशनरी ऑर्बिट एक ही स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वह जो है कि कोई भी रेडिएशन जो है कि एनर्जी रेडिएट नहीं करता, कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, चाहे जितना टाइम के लिए वो मूव करना चाहे कर सकता है, वो कभी भी रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी लॉन्ग टाइम के लिए भी
कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है अपनी जर्नी को। एंड फर्दर ही एज्यूम दैट द एमिशन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन परमिसिबल ऑर्बिट टू अनदर। और उन्होंने कहा कि एनर्जी या तो रेडिएट होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। यह जो है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है कि एक परमिसिबल ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट्स में क्या करेगा, जंप करेगा, तभी जो है कि एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो सकती है या फिर एमिट हो सकती है। जबकि यदि किसी एक पार्टिकुलर परमिसिबल ऑर्बिट में रोटेट करता है और उसी में ही रोटेट करता रहता है, कहीं जंप नहीं करता है, तो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं होगी, उसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं इफ E1 एंड E2 आर द एनर्जीज एसोसिएटेड विद द सिस्टम्स इन द टू स्टेज। तो मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको एक स्टेट में है या एक फर्स्ट स्टेज में है, तो उसकी एनर्जी क्या है, E1 है, और वहां से जंप करके वो दूसरे स्टेज में पहुंच गया जिसकी एनर्जी क्या है, E2 है। Then the frequency of radiation emitted or absorbed is given by the difference in energy between the initial and final states। तो जो रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वह इन दोनों स्टेज के एनर्जी के डिफरेंस की क्या होगी, करेस्पॉन्ड करेगी। तो यदि कोई भी जो कि इलेक्ट्रॉन जो है कि E2 से E1 में जा रहा है या फिर E1 से E2 में जा रहा है, तो उसमें जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो E2 माइनस E1 या फिर E1 माइनस E2, जो भी इसमें से ग्रेटर वैल्यू होगा उसमें से हम क्या करेंगे, लोअर एनर्जी लेवल की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ डिफरेंस का सिंबल लगाया गया है। तो E2 डिफरेंस E1 इक्वल टू क्या होगा, h न्यू होगा। यदि न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी है, फोटॉन जो एमिट या एब्जॉर्ब होगा रेडिएशन, तो इसकी एनर्जी h न्यू इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस E1। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं डिवाइड करके प्लैंक कांस्टेंट से। इसको हम इक्वेशन 3 मान सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, या समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज आइंस्टीन्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, क्योंकि आइंस्टीन ने भी इसको जो है कि वहाँ पर लेजर जो हम पढ़ते हैं वहाँ पर भी ये कंडीशंस आते हैं, या फिर जब हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ में भी ये कंडीशंस आते हैं। तो इस तरीके से इसको जो है कि हम बोर्स या फिर आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी कंडीशन बोलते हैं। तो यह बोर्स ने मेन 3 पोस्टुलेट्स उन्होंने दिया था, और इसी के बेसिस पर उन्होंने कुछ फार्मूले डिराइव किए थे, जिसकी हेल्प से हम हाइड्रोजन एटम के अंदर जो स्पेक्ट्रम आता है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग उस फार्मूले को डिराइव करेंगे जिसकी हेल्प से हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ दिस पोस्टुलेट्स बोहर वाज एबल टू अकाउंट फॉर द ऑब्जर्वेशन मेड बाय वामर एंड रेडबर्ग रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 3 पोस्टुलेट्स बोर्स ने बनाए थे उसकी हेल्प से जो स्पेक्ट्रम लाइंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिकॉर्ड की गई थी बामर एंड रिडबर्ग द्वारा, उसको जो है कि ये सक्सेसफुली जो है इसको एक्सप्लेन करने में क्या हुए, ये जो है कि सफल हुए थे बोर ने। तो यहाँ पर हम लोग कुछ फार्मूले डिराइव करेंगे, जैसे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 था उसमें हमने लिखा था mv²/r इक्वल टू 1/4πε0 z(e²/r² लिखा था। तो यदि हम कोई भी एक जनरल nth ऑर्बिट ले लें, उसके लिए ये जो इक्वेशन 1 उसको हम लिख सकते हैं। यदि nth ऑर्बिट ले रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है मान लेते हैं vn है और रेडियस उसका क्या है, rn है, तो इसको हम लिख सकते हैं m vn²/rn इक्वल टू 1/4πε0 z(e²/rn²। ये इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं।
अब इक्वेशन 1 को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में जो है कि आर दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम वी एन स्क्वायर इजकल टू 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। इसको इक्वेशन 4 हमने एज्यूम कर लिया। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 जो कि सेकेंड पास्टुलेट्स का इक्वेशन था, जिसमें लिखा गया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2 पाई की इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जिसमें हमने फार्मूला लिखा था एम वी आर इजकल टू एन h/2 पाई। वहाँ से हमने वी एन जनरलाइज कर दिया, तो यहाँ पर वी एन हो गया, वी एन इजकल टू एन h/2 पाई एम आर एन हो गया। और या फिर इसको हम h/2 पाई के h बार से लिखना चाहें तो ये n h बार अपान m आर एन भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन में। इसको हमने इक्वेशन 5 एज्यूम कर लिया। अब इक्वेशन जो यहाँ पर मिला है इक्वेशन 5, यहाँ से वी एन की जो वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर m हो गया, v के पोजिशंस पर हमने ये वैल्यू रख दी, ये वैल्यू एन h/2 पाई एम आर एन का स्क्वायर वी की स्क्वायर के ऊपर इक्वल टू 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन लिख दिया इस पूरे वैल्यू के यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π² एम आर एन आएगा। और यहाँ से एक आर एन कैंसिल हो जाएगा, आर एन स्क्वायर आएगा एक्चुअली, और यहाँ से आर एन कैंसिल हो जाएगा तो आर एन बचेगा। और ये हो जाएगा 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर। अब यहाँ से आर एन के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आर एन इक्वल टू हो जाएगा आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान जेड ई स्क्वायर इंटू ε0 अपान पाई एन। ये इक्वेशन हमने इसको 6 एज्यूम कर लिया। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर एन जो है मीन्स रेडियाई ऑफ nth ऑर्बिट, ये क्या है एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि एन जिस तरह से बढ़ता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग ये स्क्वायर टाइम्स जो है कि इसका रेडियस भी क्या होगा इंक्रीज करता जाएगा। तो इस तरीके से जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा या सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस और फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस, इनका यदि हम रेशियो लें तो ये रेशियो 1:4 9 16 के रेशियो में आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो सेकेंड रेडियस है ऑर्बिट का, परमिसिबल ऑर्बिट का रेडियस, वह जो है कि फर्स्ट जो रेडियस है परमिसिबल रेडियस उसका जो है कि 4 टाइम्स है। इसी तरह से जो थर्ड परमिसिबल ऑर्बिट का जो रेडियस है वो फर्स्ट के कंपैरिजन में क्या है 9 टाइम्स है। इसी तरह फोर्थ जो परमिसिबल ऑर्बिट है उसका रेडियस जो है कि फर्स्ट ऑर्बिट के कंपैरिजन में 16 टाइम्स ग्रेटर है। इसका मतलब यह है कि यदि हम आर्डर बढ़ाते हैं, ऑर्बिट का आर्डर हम क्या करेंगे इंक्रीज करते हैं, तो रेडियस भी स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होता है स्क्वायर के अकॉर्डिंग। और फर्दर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर एन जो है जेड के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स यदि हम कोई हैवियर एटम्स लेते हैं तो उसके लिए जो रेडियस होगा वो लाइटर के कंपैरिजन में क्या होगा कम होगा, स्मॉल होगा। यदि हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन एटम ले लें और सोडियम एटम ले लें, तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, सोडियम के लिए जेड की वैल्यू 11 होती है। तो हाइड्रोजन के लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू सोडियम एटम। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इक्वेशन 5th है इसमें हम आर एन की वैल्यू यदि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 6 से तो हमें वी एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो वी एन इक्वल टू हो जाएगा एन एच अपान 2 पाई एम इंटू 1 अपान आर एन की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ से ये रख दिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे तो वी एन इक्वल टू हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपान 2/0 एन एच आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वी एन जो है वह 1 अपान एन के प्रोपोर्शनल है, मीन्स एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो दैट मीन्स यहाँ पर n की वैल्यू को यदि हम इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज करने लगती है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का ऑर्डर बढ़ाएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा वो फास्टर होगा देन द सेकेंड ऑर्बिट, देन द थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ एंड सो ऑन। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं जो Vn है ये जेड के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दैट मीन्स यदि हैवियर कोई एलिमेंट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा फर्स्ट ऑर्बिट में वो फास्टर वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, और जो लाइटर एलिमेंट होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा वो स्लो रेट से मूव कर रहा होगा। यहाँ पर हम डायरेक्टली देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग कुछ और रिलेशंस डिराइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है कि nth ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन्स की क्या एनर्जी हुई ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ लेट अस कंसीडर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, द सम, इट विल बी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी दोनों का सम क्या होगा, टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो ये क्या होगा 1/2 mvn²। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 1/4πε0 ZE²/Rn। ये फ्रॉम इक्वेशन 4 से आप देख सकते हैं m vn² है 1/4πε0 ZE²/Rn है। यहाँ से जो है कि Vrn² की वैल्यू जो है कि हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर ये वैल्यू, तो ये हो गया 1/8πε0 ZE²/Rn। ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की इन दी nth ऑर्बिट। अब nth ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को या चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लाने पर जो वर्क किया जाता है वही जो है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू Rn इनटू फोर्स और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ पर जो है कि वर्क डन के इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू Rn इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा इंटीग्रल इन्फिनिटी टू Rn, या फिर जो होगा ये हो जाएगा दोनों जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हो जाएगा 1/4πε0 ZE²/R² इंटू dr। इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे, ये आएगा -1/4πε0 ZE²/Rn आएगा। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हमने काइनेटिक एनर्जी सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को सॉल्व किया तो आया -1/8πε0 ZE²/Rn। तो ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी। तो इसमें जो है कि हम Rn की वैल्यू यदि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसके पहले जो हमने फाइंड आउट किया था Rn की वैल्यू इक्वेशन 6 में से, इक्वेशन 6 से वैल्यू Rn यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट की उसको हम डिनोट कर रहे हैं En से, ये हो जाएगा 1/8πε0 ZE² इंटू Rn की वैल्यू यहाँ रख दिया πm/ε0 इंटू ZE²/n²h²। फिर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा -z² m/8 m/m/0² n² h²। स्टूडेंट्स यहाँ पर E जो है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है चार्ज इलेक्ट्रॉन, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ε0 ये कांस्टेंट है, तो और ये h भी क्या है, प्लांक कांस्टेंट। इन सबकी वैल्यू यदि हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो En इक्वल टू हो जाएगा -13.6 Z²/n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी -13.6
जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो फॉर हाइड्रोजन जेड इक्वल टू 1, तो हाइड्रोजन की जो एनर्जी होगी En इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए देख सकते हैं कि जो एनर्जी है nth ऑर्बिट की वह n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दैट, और ये जो है कि नेगेटिव भी है, ये साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये जो है कि एनर्जी जो नेगेटिव होती है बाइंडिंग एनर्जी, और n स्क्वायर जो है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स n जो है कि आर्डर ऑफ ऑर्बिट यदि हम इंक्रीज करते हैं तो जो एनर्जी है वो लेस नेगेटिव होती चली जाती है, और फाइनली जो है कि n इक्वल टू इन्फिनिटी जब होगा तो यह एनर्जी क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनर्जी जो है वो जेड स्क्वायर की क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स जो हायर जेड वैल्यू के जो एलिमेंट्स होंगे उनके लिए जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, और हायर होगी। हैवियर एटम्स हैव मोर एनर्जी देन दी लाइटर एटम। तो नेगेटिव साइन का यहाँ पर मतलब ये है कि यदि हमें इलेक्ट्रॉन को किसी एटम्स के अंदर जो ऑर्बिट है उससे हमें बाहर निकालना है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बिना एनर्जी दिए हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो उसके ऑर्बिट से हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो नेगेटिव साइन मतलब ये है। स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है कि एनर्जी के लिए रिडबर्ग फार्मूला हम लोग फाइंड आउट करेंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट के फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन्स है, यह जो है कि एक आउटर ऑर्बिट n2 से इनर ऑर्बिट n1 में क्या करता है, जंप करता है। तो इससे जो रेडिएशन एमिट होगा, लाइट रेडिएशन, जिसकी एनर्जी मान लेते हैं क्या है, hν है। यह जो hν होगा ये क्या होगा, इन दोनों एनर्जी लेवल के एनर्जी के डिफरेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। तो hν इक्वल टू क्या होगा, En2 माइनस En1। यहाँ से जो इक्वेशन अभी हमने डिराइव किया था En के लिए, जो कि इक्वेशन 8 में दिया गया था, उसको यदि हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसमें जो n होगा उसकी पोजीशन पर हम n2 रखेंगे, और इसके लिए जो है कि n की जगह पर n1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये इक्वेशन जो होगा hν इक्वल टू जाएगा -z स्क्वायर e पावर 4 m अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर n2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाए प्लस जेड स्क्वायर e पावर 4 m अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n2 या फिर n1 को छोड़कर बाकी सारे क्या है, दोनों ही टर्म कॉमन है, जिसको हम कॉमन ले लेंगे। तो ये कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर ई के पावर 4 m अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ से हम जो है कि न्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाई डिवाइडिंग h। न्यू इक्वल टू जाएगा जेड स्क्वायर ई के पावर 4 m अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h की पावर 3 इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। फॉर हाइड्रोजन जेड इक्वल टू 1, यहाँ फ्रिक्वेंसी न्यू इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो हो जाएगा m ई के पावर 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h की पावर 3 इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये हो जाएगा फ्रिक्वेंसी, जो कि ट्रांजिशन यदि होता है n2 से n1 में, तो जो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन की होगी, एमिटेड रेडिएशन की, वो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर कोई ट्रांजिशन n1 से n2 में जा रहा है तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसका फ्रिक्वेंसी क्या होगा वो भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 9 मान लिए, 9 इक्वेशन से जो है कि हम हाइड्रोजन के लिए फाइंड कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी। इस फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेव नंबर होगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वेव नंबर जिसको न्यू बार से डिनोट करते हैं, और ये होता है 1 अपॉन लैम्डा। तो ये 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा न्यू अपॉन सी। तो ये इक्वेशन जो 9 है इसमें हम सी से डिवाइड कर देंगे तो हमें वेव नंबर मिल जाएगा, और ये हो जाएगा
न्यू बार इक्वल टू 1 जो हो जाएगा m इस के पावर 4/8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर c h के पावर 3 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और इसको हम कांस्टेंट है, इसको हम मान सकते हैं कांस्टेंट r से डिनोट कर दिया, तो r हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा न्यू बार इक्वल टू r इंटू हो जाएगा 1/r1 स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यह आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन वेव नंबर का, जिसको हमने इक्वेशन 10 मान लिया। यहाँ पर जो r इक्वल टू हमने पुट किया है m इस के पावर 4 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर c h के पावर 3, इसे जो है कि रिडबर्ग कांस्टेंट मान के नाम से जानते हैं। और इसकी जो वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर, ये आती है 1.096 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर या मीटर इनवर्स, which is in good agreement with the value obtained from spectroscopic data for Balmer series। ये जो वैल्यू यहाँ से आती है और इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आर की फाइंड आउट करती है बामर सीरीज से, तो वो भी वैल्यू क्या आती है ऑलमोस्ट इसी के क्लोज में आती है। तो इस तरीके से जो बोहर ने एग्जाम्पल्स माना था, एज्यूम किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए, वो क्या है सेटिस्फैक्टरी जो है कि एक्सप्लेन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा जो था ये था बोहर थियरी ऑफ फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आई थिंक ये जो कंसेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें, और साथ ही साथ यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी तरह की और भी वीडियोस जो है कि आपको फ्री में मिलते रहें, और जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में, जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइनें मिलती हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।